नमस्कार। खेल जगत में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन हो चुका है। 8,600 से अधिक खिलाड़ी और तकनीकी अधिकारी और प्रशिक्षक आदि को इसमें खिलाड़ी, तकनीकी अधिकारी, प्रशिक्षक आदि इस खेल का हिस्सा बने। झारखंड से 172 खिलाड़ी और तकनीकी अधिकारी मिला दें तो हमारा जो कंटिंजेंट था 232 खिलाड़ियों का था, वो वहाँ जाकर के भाग लेकर के आया। राष्ट्रीय खेल कैसे रहे, झारखंड का प्रदर्शन इसमें कैसा रहा, राष्ट्रीय खेल का स्वरूप क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल से जुड़े दो शख्सियतों को। हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुकांत पाठक, जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं और पूरे राष्ट्रीय खेल के दौरान वहाँ रहे भी। राष्ट्रीय खेल से जुड़ी कमेटियों में भी श्री पाठक रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष हैं और खेल से जुड़े हुए मार्शल आर्ट से भी जुड़े रहे हैं, रग्बी से भी जुड़े रहे हैं, विभिन्न खेलों से जुड़े रहे हैं और खेल को बहुत नज़दीकी से इन दोनों ने ऑब्ज़र्व किया है। कृष्णा जी आपका, मधुकांत जी आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए स्वागत है। मधुकांत जी, पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय खेल आप तकरीबन पूरा देख कर के आए हैं, बल्कि आप तो राष्ट्रीय खेल शुरू होने से पहले ही देहरादून चले गए थे, क्योंकि आप विभिन्न कमेटियों में भी थे। उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल कुल मिलाकर अगर आपसे कहा जाए कैसा रहा? अगर तकनीकी रूप से आप देखें तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल बहुत ही अच्छा रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर रहा ओपनिंग सेरेमनी के बीच में, क्योंकि वो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा था, सिटिंग प्रोटोकॉल नहीं था, ऑडियंस के बैठने की ठीक व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो एक तरह से राष्ट्रीय खेल का ओपनिंग समारोह नहीं था, कुछ दूसरा रूप में वो प्रस्तुत किया गया। लेकिन अदरवाइज अगर टेक्निकल देखेंगे, वहाँ स्टेडियम्स देखेंगे, विशालकाय स्टेडियम्स तो नहीं थे। जो भी स्टेडियम थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था कॉलेज में, उसी को इनसाइड से इंटरनेशनली इक्विप्ड किया गया था। बाहर से एम्बियंस बहुत ही अच्छा नहीं था, लेकिन जो इक्विप्ड किया गया उसमें आप वर्ल्ड की किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे वेन्यूज़ देखे, शूटिंग का वेन्यू मैंने देखा। शूटिंग में अगर 50 टारगेट एक साथ लगा हुआ है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, इक्विपमेंट है, सारा चीज़ है, कंप्यूटराइज्ड है, तो हम समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम शूटिंग ही होता है नेशनल गेम्स के लिए और किसी भी ओलंपिक गेम्स के लिए भी। फुटबॉल ठीक ही था, लेकिन जो सबसे दिक्कत थी कि एथलेटिक स्टेडियम इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग हो सके। फॉर्चुनेटली वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था, जिसमें कि ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रोग्राम किया गया। जैसे कि जब रांची में राष्ट्रीय खेल हुए थे तो यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह में था, लेकिन जो उत्तराखंड में हुए वहाँ उत्तराखंड के विभिन्न अलग अलग ज़िलों में, और वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो इन सब को लेकर के मूवमेंट के दृष्टि से, लॉजिस्टिक्स के दृष्टि से क्या कोई परेशानी आई? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, परेशानियाँ बिल्कुल आई। जैसे स्विमिंग के एकोमोडेशन जहाँ पर थे, वहाँ से वेन्यू मिनिमम 1.5 आवर था ड्राइव, जो गाड़ी से जा सकते थे। तो वो खिलाड़ियों के लिए काफ़ी दिक्कत का बात है, क्योंकि एक तो रास्ते में पहाड़ी एरिया में उनको ट्रैवल करना, फिर उतने दूर जाना, मेंटली इतने देर तक अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट थे। बॉक्सिंग इवेंट था, देहरादून से 600 किलोमीटर दूर था। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं, लेकिन अगर खिलाड़ी थोड़ी तकलीफ़ नहीं करेंगे तो शायद उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि रहना, खाना सब कुछ अच्छा था। शुरुआत में उसमें भी कोई दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन खिलाड़ियों को जाना पड़ेगा। देहरादून में उतने होटल्स भी नहीं थे, देहरादून में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाना मुश्किल था। और सरकार अगर कोई बड़ा नेशनल गेम्स लेती है तो ये चाहती है कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न ज़िलों में भी इसका प्रचार प्रसार हो। केवल देहरादून में होने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हल्द्वानी भी हुआ, ऋषिकेश भी हुआ, हरिद्वार भी हुआ, बहुत जगह पे इसीलिए किया गया। एक तो एक इवेंट जो अपना होना था मलखम्ब, वो जहाँ हुआ वहाँ पर एक भी होटल ही नहीं है, लेकिन मलखम्ब हुआ। तो अगर सरकार की मंशा को देखें तो सरकार की मंशा शायद ये रही होगी कि इसका प्रचार प्रसार पूरे राज्य में हो, ताकि एक खेल का वातावरण बन सके। और दूसरी बात है कि केवल देहरादून में कन्फाइन करने से
थोड़ा डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में, इतने होटल्स और इतना ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये दूसरा पक्ष है इसका कि प्रचार प्रसार वाली जो आपने बात कही है, तो झारखंड में हुआ था, धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में। कृष्णा जी, आपने भी राष्ट्रीय खेल ऑब्ज़र्व किया, देखा आपने, आपका इस पर क्या कहना है? इस आयोजन के बारे में अगर आपसे जाना जाए तो इस आयोजन के बारे में आपका क्या कहना होगा? जैसा डॉक्टर मधुकांत जी ने कहा, आयोजन को खेल की नज़र से देखें तो सफल आयोजन है। कई जगहों पे उन लोगों ने जो आयोजन किया, उनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिसको मॉडिफाई कर पाए, और ऐसे इतने बृहद, इतने ज़िलों में बहुत कम जगह होता है राष्ट्रीय खेल। और उस नज़रिए से अगर देखें कि ट्रैवलिंग, क्योंकि देहरादून एक नॉर्मली भी देखें तो एक टूरिस्ट सिटी है, तो उस सब को देखते हुए अगर उन्होंने इतने खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स को अकोमोडेट किया सही समय पे, और समापन और मैंने सही समय पे ख़त्म भी किया, और छोटी मोटी तकलीफ़ें या प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन अगर उसको समय पे काउंटर कर लिया तो यही किसी भी प्रतियोगिता का या आयोजन का यही सफल होना मापदंड माना जाता है। जैसे कि एक तो प्रतियोगिता का आयोजन होता था, इवेंट्स का आयोजन होता है, जो कि अलग अलग इवेंट्स वहाँ पर हुए। दूसरा है कि राष्ट्रीय खेल के साथ एक अवधारणा ये जुड़ी हुई है, जब राष्ट्रीय खेल का आयोजन जिस भी राज्य में होता है, वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। थोड़ी चर्चा तो मधुकांत जी ने की, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड को इस आयोजन से इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से क्या माइलेज मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? शायद कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है तो बहुत ज़्यादा माइलेज मिल पाएगा, इसका मुझे ऐसा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा मिल पाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल सेंटर को डेवलप भी किया गया है तो वो आने वाले दिनों में कितना उस खेल के लिए उपलब्ध रहेगा खिलाड़ियों के लिए, ये भी एक प्रश्न है। स्टेडियम जब नए बनते हैं, खेल के लिए बनते हैं, तो वो खिलाड़ियों के लिए हमेशा मिलते रहते हैं, जैसा झारखंड में भी है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कॉलेज में हम बनाए, तो हो सकता है कि अगर हमें किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की ज़रूरत है और उस इंडिविजुअल सेंटर का अपना कोई कार्यक्रम है तो नहीं भी मिल सकता है जी। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन जितना हो उतना ही है। कम से अगर थोड़ा भी हुआ तो कुछ तो डेवलपमेंट ज़रूर आएगा स्पोर्ट्स के, और इतने ज़िलों में होने के बाद एक जागरूकता तो बढ़ती है खेलों के प्रति। खिलाड़ी किसी न किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं, खेल में ही रुचि बढ़ा लेते हैं, तो ये फ़ायदा तो ज़रूर होगा उत्तराखंड को। और एक तरह से देखा जाए तो राज्य, मतलब देश के उस राज्य को फ़ायदा मिलेगा इसका। आपका इस पे क्या कहना है? जैसे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, ओवरऑल अगर हम बात करें खिलाड़ियों को, जो अब आगे जो फैसिलिटी मिल सकती है, आगे जो मौका मिल सकता है, वो जो भी बना है, आपको क्या लगता है किस दृष्टि से फ़ायदा हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जो स्टेडियम्स में जो भी रिनोवेशंस हुए हैं, ये सरकार के कारण ही हुए हैं, उत्तराखंड सरकार के कारण। और ये कॉलेज भी है और सरकारी कॉलेज है, और वहीं पे कम से कम 10 इंडोर स्टेडियम हैं। शूटिंग के लिए अलग है, सब सारे इवेंट्स के लिए अलग अलग इंडोर स्टेडियम है। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि इंडोर स्टेडियम में 20,000 की सीटिंग गैलरी हो, और ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन है। और मुझे लगता है कि जो सरकार की मंशा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारी मुलाकात हुई है, वहाँ जो CEO नेशनल गेम्स थे वो भी IPS हैं, बिहार के हैं, अमित सिन्हा जी, उन्होंने भी कहा है जो भी खेल संघ कोई भी प्रतियोगिता आयोजित करेगा तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कॉलेज के कार्यों को छोड़कर उनको अवेलेबल कराना इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन बात है कि ये फिर सरकार पर निर्भर करती है, कब क्या प्रक्रिया होगी इस पर देखना होगा। लेकिन ये बात जाहिर है कि वहाँ के युवाओं में काफ़ी उत्साह था। कई सारे ऐसे खेल थे जो हम लोग भी नहीं समझ पाए, जैसे राफ्टिंग है, इस बार ऐड किया गया, तो बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन राफ्टिंग डेफिनेटली एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और अगर स्पोर्ट्स में आता है तो उसको भी लोग वहाँ टेकअप करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जैसे कुछ इवेंट्स देखें, अगर वॉकिंग में, एथलेटिक्स का खासकर वॉकिंग में, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में वहाँ के बच्चे लगातार अच्छा करते रहे हैं, बॉक्सिंग में भी कुछ बच्चे लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा राज्य को भी मिलेगा, और अगर राज्य को फ़ायदा मिलता है तो देश के लिए भी अच्छे खिलाड़ी आएंगे। जी, आयोजन के बाद परिणाम पर बात करते हैं, नतीजों पर बात करते हैं। तो कृष्णा जी, आपसे मेरा सवाल होगा, सर्विसेज की टीम चैंपियन बन के आई है, इससे पहले भी सर्विसेज का ही प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो आपकी नज़र में क्या है कि
अन्य राज्यों को पछाड़ते हुए यही टीम, इसी टीम के खिलाड़ी हमेशा राष्ट्रीय खेल जैसे में आयोजन में अव्वल रहते हैं? दो पहलू से देखें हम लोग। सर्विसेज के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के पहले की चिंता नहीं होती कि हमें करना क्या है। खिलाड़ी अगर सर्विस में नहीं है तो शायद उन्हें पढ़ाई करना है, करियर देखना है, साथ में खेलना भी है। खेल में जितना समय दे रहे हैं उसके बाद करियर क्या होगा इसकी चिंता होती है। एक ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि कई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हम देखें कि सर्विसेज के खिलाड़ी दूसरे नंबर पे भी रहे, तीसरे में भी रहे। जी। तो खिलाड़ी का एक अपना पोटेंशियल होता है, तो रिजल्ट जो होगा ये दोनों का मिश्रण होगा, मिला करके आएगा। इसीलिए सर्विसेज की अगर ओवरऑल गिने तो उनके मेडल सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि सुविधाएं उनके पास है। मुझे पता है गुजरात में जब रोइंग के इवेंट हुए तो पुणे के आर्मी हेडक्वार्टर से रोइंग का सारा इक्विपमेंट दिया गया राष्ट्रीय खेल के लिए। जी। तो वो संपन्न है, उनके पास ट्रेनिंग फैसिलिटी है, स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स हैं, इसलिए वो अच्छा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने के बावजूद भी कुछ गेम्स में, इंडिविजुअल गेम्स में, टीम गेम्स में राज्यों के खिलाड़ी उन्हें पछाड़ते हैं। तो ये मिला जुला मिश्रण होता है। जी। झारखंड इसमें थोड़ा मैं और भी ऐड करूंगा, क्योंकि अगर जैसे सर्विसेज कहा जाता है कि फाउंडर था नेशनल गेम्स का और आईओए का, इसलिए उनको मौका मिला। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि सर्विसेज के टॉप 2 में जो खिलाड़ी नहीं हैं वो खिलाड़ी स्टेट से भी आकर खेलते हैं। तो सर्विसेज में जो अगर टॉप 6-8 खिलाड़ी हैं तो अलग अलग स्टेट से भी आकर नेशनल गेम्स खेलते हैं। कारण कि रेलवे के बाद अगर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है तो सर्विसेज है। जी। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, खिलाड़ी को डिसिप्लिन होना है। सेकेंड पहलू जो आपने कहा कि स्टेट्स क्यों नहीं करते, स्टेट के पास अपना कोई फैसिलिटी नहीं है, स्टेट के पास फंडिंग नहीं है। जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो पिछले 1 वर्ष से महाराष्ट्र स्टेट को सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए कि आप बच्चों की ट्रेनिंग करा के रखो और नेशनल गेम्स में लेके जाना है। हवाई जहाज़ से आए, असम ने भी वैसा ही किया। लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं, अगर झारखंड को देखो तो 30-35 लाख रुपए हम खर्च किए। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि आपका विल क्या है, कि क्या आप सच में नेशनल गेम्स में, नेशनल चैम्पियनशिप में जीतना चाहते हो या सिर्फ कॉरम पूरा करना है। अगर खिलाड़ी अपने पसंद से चले गए, क्वालिफाई कर गए तो ठीक है। तो ये सारा संबंधित सरकार पे असर करता है। अब जैसे दिल्ली ओलंपिक है, कहने को तो सेंट्रल की है, लेकिन वहाँ के खिलाड़ियों को किट भी नहीं मिलता है, ना सरकार से ना दिल्ली ओलंपिक से। तो उनकी हालत और भी बुरी है। तो ये सारा तो होता रहेगा। अगर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा, सर्विसेज के बराबर तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर रेलवेज़ को परमिशन मिल जाता है नेशनल गेम्स में तो देखिएगा रेलवे सबसे ज़्यादा पदक जीतेगी। तो ये चलता रहेगा। कई बार मीटिंग में भी हुआ है कि सर्विसेज को क्यों पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, लेकिन इस पे कोई निर्णय नहीं हो पाया है। आने वाले दिन में हो सकता है कुछ निर्णय हो, लेकिन हम सर्विसेज को रोक के चैम्पियन हो, ये कोई बहादुरी नहीं है। हम खुद चैम्पियन तैयार करें और हमारे बच्चे खेलें वहाँ से, और हम सर्विसेज को भी लिखें। आईओए सरकार निश्चित करे कि जो खिलाड़ी जिस स्टेट के हैं फर्स्ट प्रेफरेंस उस स्टेट से खेलेंगे, तो शायद ये भी बहुत आसान हो जाएगा। ये आपने सही बात कही है कि सर्विसेज को रोका क्यों जाए। कृष्णा जी, आपसे मैं जानना चाहूँ, जैसे मधुकांत जी ने अभी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने 15 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खेल के लिए दिए और झारखंड में लगभग 35 लाख रुपए से खर्च किए गए। झारखंड का भी बजट तो बहुत अच्छा है, लगभग 70 करोड़, तो शायद आप बताएंगे सही, खेल के लिए ही है। यहाँ पर समस्या क्या है? जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो सीएम साहब का आता है या खेल मंत्री का आता है या किसी अधिकारी का आता है, वो तो यही आता है कि आप खेलो, पीछे हम हैं। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में है क्या? जैसा स्टेटमेंट आता है बिल्कुल उस तरह तो नहीं है। खेलों के प्रमोशन के लिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नारा दे दें और खेल बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। एक रोड मैप आपको बनानी होगी और जिसमें सारे फैक्टर्स को लेना होगा, खिलाड़ियों की राय, प्रशिक्षकों की राय, एडमिनिस्ट्रेशन की राय और सरकार की राय। चारों के मिश्रण से ही अगर कोई रोड मैप बनेगा तो वो सफल होगा। सरकार बैठ के अगर चाहे कि हम रोड मैप बना लें तो शायद सही नहीं होगा। अगर खेल प्रशासक भी बोले हम बना लेंगे, नहीं होगा।
तो ये चारों इकट्ठा बैठ के एक मंच पे या एक थॉट प्रोसेस पे अगर हम बनाएं। दूसरे अगर हम लोग बात करें, सिर्फ बजट की बात नहीं है, मैंने कहा थॉट प्रोसेस की बात है। झारखंड में राष्ट्रीय खेल के लिए हमारा एक सेंटर बना जो खेलगांव स्थित है। आज मैं बात करूंगा, मान लीजिए टेनिस की, अभी मैं टेनिस अगर देखता हूं, 7 दिन का राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है और अगर हमें उस कैंपस को अवेल करना है तो हमें उस कैंपस को लेने के लिए करीब करीब 2 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो सबसे पहली रुकावट यहाँ है। यूपी में नियम है कि अगर आप ऑफिशियल टूर्नामेंट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कई राज्यों में होगा, ऑफिशियल टूर्नामेंट आप कर रहे हैं तो स्टेडियम आपके लिए फ्री है। हाँ, अगर आप ऑफिशियल टूर्नामेंट के अलावा कुछ कर रहे हैं, इनविटेशनल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप पेमेंट करते हैं। शुरुआत तो यहीं से होनी है, प्रतियोगिता से होनी है, क्योंकि प्रतियोगिता होते हैं, खिलाड़ी बढ़ते हैं, बड़े आयोजन होते हैं तो बढ़ते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि बड़े आयोजन साल में एक आध ही हो सकते हैं जिसमें हम बहुत पैसा खर्च करें। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल के इवेंट्स करते रहें तो सभी खेल बढ़ेंगे, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब अवेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। पैसे की कमी नहीं है, ये सिर्फ नारा काम नहीं करता है। पैसे की कमी नहीं है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप हमसे मांगते हैं एक टूर्नामेंट करने के लिए 2 लाख रुपया सिर्फ स्टेडियम के लिए, उसके बाद बाकी खर्च अलग, बिजली का खर्चा और बाकी चीज़ें, तो अब तो पार्किंग भी ऐड हो। हाँ, तो काफ़ी कुछ सारा जोड़ के ही करीब आप 2 लाख रुपये हमसे अगर मांगते हैं, तो अगर हम आपको 2 लाख देते हैं, मान लीजिए कुछ खेलों को सरकार ग्रांट भी दे देती है प्रतियोगिता कराने के लिए, लेकिन अगर आप करके सारा जोड़ के देखेंगे, अगर वही खेल सरकार को करना हो तो उस रुपये में सरकार नहीं कर पाएगी जितना आप खेल एसोसिएशन से उम्मीद करते हैं, उसी रुपये में वो खेल सरकार नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये बात समझना होगा कि बजटिंग ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही खोल दो कि जितना मन उतना रुपया देंगे, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट तो खर्च करना होगा अगर आपको स्पोर्ट्स में रिजल्ट चाहिए तो, और नहीं तो जितना मिलता है उस पर संतुष्ट रहिए। कृष्णा जी की बात में मैं थोड़ा और ऐड करूंगा। आपने कहा बजट, ठीक है, झारखंड सरकार का बजट 70 करोड़ रुपए खेल के लिए है। बिहार का बजट आप देखें 782 करोड़ से। तो आप अब देखिए, बिहार हमसे बहुत पीछे अभी स्पोर्ट्स के अचीवमेंट में। अभी डीजी आए हुए थे वहाँ, उन्होंने कहा कि 25 साल के बाद पहला गोल्ड मेडल हमें लॉन बॉल में मिला। उसके पहले बिहार झारखंड एक था, लेकिन वहाँ अगर बजट 700 करोड़ है, हमारे पास भी जो बजट है, जो भी बजट है, ये देखना पड़ेगा जो कृष्णा जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, क्वालिटी इक्विपमेंट इम्प्लीमेंट की अवेलेबिलिटी अगर होगी तो डेफिनेटली गेम हमारा आगे बढ़ेगा। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम अगर एथलेटिक्स टूर्नामेंट कराते हैं तो हम जाके देवघर में कराते हैं, क्योंकि हम 5 लाख रुपया 3 दिन का नहीं दे सकते हैं। देवघर में अब मिट्टी का ट्रैक है, उस पर खेलेगा, वहाँ से बच्चे सेलेक्ट करेंगे, आप उसके बाद बोलोगे नेशनल गेम्स में मेडल नहीं आता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, हम लोग प्रयासरत तो हैं, लेकिन देखें इस पर क्या हो पाता है। और जो 70 करोड़ का बजट आप बता रहे हैं, तो क्या वो 70 करोड़ सिर्फ खेल का आयोजन और ट्रेनिंग पे है कि खेल विभाग का बजट है? नहीं, विभाग का थोड़ा ज़्यादा है, मुख्य रूप से खेल का नहीं, उसमें है कि आपको डे बोर्डिंग रेजिडेंशियल सेंटर हाँ, में लगभग 20 ट्रेनिंग करोड़, सेंटर। आप चले जाते हैं कोल इंडिया को, सीसीएल को करीब 15 करोड़ रुपया साल का देते हैं। अनप्रोडक्टिव चीज़ पे ज़्यादा है। अगर आप देखें करीब 119 डे बोर्डिंग और रेजिडेंशियल सेंटर हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। सही, मैं फैक्ट बताऊंगा, 20 करोड़ रुपए उनके साल पे खर्च है। आप जरा देख लीजिए कि उस सेंटर से कितने बच्चे नेशनल में मेडल जीतते हैं, और जो अनट्रेंड बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो कितना नेशनल मेडल जीतते हैं। जब तक अगर मेडल की बात करते हैं तो ये कंपैरेटिव विज़िबिलिटी, उनको खाना भी अच्छा मिल रही है सरकार की तरफ से, हमारे बच्चे माड़ भात खा करके खेल रहे हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा, हमारे बच्चे सुबह टिफ़िन पैक करके लेके जाते हैं, शाम तक प्रैक्टिस करके लौटते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो फैसिलिटी आप, ठीक है, अच्छा है कि फैसिलिटी दो, लेकिन फैसिलिटी सारे खिलाड़ी झारखंड के हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। सिर्फ सरकार संपोषित एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर से आप बिलीव करिए कि नहीं होगा, क्योंकि हमको लगता है कि 12-15 साल से एक एकेडमी चल रही है यहाँ, स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। उनका टारगेट है ओलंपिक। कोई लड़का
एक दो लड़का को छोड़ दीजिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, क्या नेशनल में अच्छा किया है कि ओलंपिक पोडियम पे जाएगा? केवल खाना देने, 15,000 रुपये के कोच रखने से ये नहीं हो सकता है। टॉप क्वालिटी कोच चाहिए, टॉप क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर कोई पदाधिकारी गए तो उनको सैल्यूट नहीं मारेगा, कोई ओलंपियन होगा तो उनके कहने पे उठेगा नहीं, उनके कहने पे बैठेगा नहीं। बहुत सारी बातें सोचने की हैं और इस पर जब तक एक मत नहीं होंगे, जैसे केके जी ने कहा कि हम अलग चल रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं, बिल्कुल अलग चल रहे हैं। और आपको लगता होगा मीडिया को या लोगों को कि खेल संघ और सरकार एकदम बिल्कुल मिल के चल रही है। बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह हम मिल के चल रहे हैं। दूर से देखने से तो मिलते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो वही डिस्टेंस रहता है। नहीं, सरकार का इस बीच में मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ संघों के साथ अच्छा भी है, सपोर्ट भी रहा है। कुछ खेलों के लिए JSSPS जो सोसाइटी डॉक्टर मधुकांत जी ने कहा है, अच्छे कोचेस लाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस बड़ा स्लो है। मेरा कहना यह है कि प्रोसेस बड़ा स्लो है। सपोर्ट भी कभी कभी वो देते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग सुनते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है JSSPS से। पर्सनल लेवल पे सपोर्ट आपको मिल जाता है, लेकिन ये पर्सनल लेवल पे सपोर्ट मिलने से ज़्यादा होता है कि सिस्टमैटिक लेवल पे सपोर्ट मिले, सभी के लिए हो। उम्मीद करते हैं हाँ, कि रिश्तों के ऊपर अगर होता है तो वो अलग है, लेकिन अगर सरकार इस पे करे और JSSPS और CCL भी खेल के प्रति जागरूक हो जाए, तो एसोसिएशंस को अगर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के लिए वो फ्री मिले सपोर्ट, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जैसे इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया अगर देना पड़ता है एक इवेंट के लिए, सिर्फ वेन्यू के लिए, तो ये जनरली संभव नहीं होता है। अगर आपको साल में 3-4 इवेंट करने हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अलावा काफ़ी खर्च होता है। इन सब चीज़ों साई ने 2019 में एक सर्कुलर किया था, जो दिल्ली के जितने स्टेडियम्स हैं, अगर आप ऑफिशियल टूर्नामेंट करते हैं तो मात्र 1,000 रुपये पर डे प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। कुछ डैमेज होता है तो उसको मैनेज करने के लिए, तो वो तो दिल्ली के लिए है। साई का जब डायरेक्शन है तो हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं। हम लोग कई बार प्रयास भी किए हैं, और ठीक बात है कि देखिए बैकडोर एंट्री से आप इवेंट नहीं कर सकते हैं। इवेंट तो कर सकते हैं, अपने बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आज केके जी सक्षम हैं तो टेनिस टूर्नामेंट करा रहे हैं, हम अगर सक्षम हैं तो हम कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे खेल संघ क्यों नहीं करा पा रहे हैं? जब तक टूर्नामेंट नहीं कराएंगे, आपके अपने बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो देख नहीं पाएंगे कि सिंथेटिक कारपेट पे बैडमिंटन कैसे खेलें, हम कबड्डी कैसे खेलें। तो ये तो बहुत मुश्किल है, फिर दूर की कवरी है, भगवान भरोसे ही फिर चलेगा। इतनी सारी कमियां हैं, शॉर्ट फॉल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय खेल में 25 पदक लेकर के झारखंड की टीम आई है। कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे, संतोषजनक है और सोचा था आपने? यही सवाल मैं उसके बाद आपसे करूंगा। देखिए, पदक सोचा कितना था, हर राज्य सोचता है कि पदक हम कितना ले आएँ, लेकिन क्या वो जो सोच है वो बैक्ड बाय ट्रेनिंग है, नहीं है, खिलाड़ी कितने तैयार हैं। कुछ पदक होते हैं जिस पे हम उम्मीद करते हैं, जैसे आज एथलेटिक्स में एक नाम है नीरज चोपड़ा जी, जाते हैं तो हमें उम्मीद होती है नीरज चोपड़ा जी लेके आएंगे। कुछ एक्सीडेंटल पदक होते हैं, तो अगर हम उस एक्सीडेंटल पदक को लेके खुश होंगे तो वो अगली बार नहीं भी आ सकते हैं। एक बड़ा हिस्सा झारखंड सरकार की खेल नीति में हम देखते हैं, एक बड़ा हिस्सा वाटर स्पोर्ट्स बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड है, बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड है, ज़ीरो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर। जबकि झारखंड एक अपने आप को टूरिस्ट स्टेट बोलता है। टूरिज़्म बालू में भी होता है, ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी लोग जाते हैं, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के आप राज्यों को देखें या देशों को देखें तो टूरिज़्म बिना पानी के कहीं नहीं होता है। हमने उसको पूरी तरह से ज़ीरो रखा है, तो हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मेडल तो बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, गोवा में भी हमें एक पदक आया था, गुजरात में भी रोइंग की टीम को एक पदक आया था। तो अगर सरकार पिछले 3 नेशनल गेम्स को जोड़ के देखे कि रोइंग में हमें एक पदक आया है, और सरकार ने अगर उसके ऊपर कभी बात नहीं की रोइंग टीम से, तो इसका मतलब सरकार संतुष्ट है, उनको उस एक पदक से संतुष्टि है, तभी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। होना ये चाहिए कि हम किस किस खेलों में बढ़ाए। देखिए, कुछ खेल हैं जो नेचुरल हैं हमारे यहाँ, हम उसमें जीतते आए हैं और आज भी जीत रहे हैं।
लेकिन जिस दिन वो नीचे जाएगा, क्या बाकी खेल उस लेवल पे है जो आके उसको कंधा से कंधा मिला के संभाल लेंगे? नहीं है हम। तो तैयारी तो हमें करनी होगी सभी के ऊपर, कि अगर एक आदमी वजन नहीं उठा पा रहा है तो दूसरा उसको संभाल ले। यहाँ तो हम चल रहे हैं कि अगर ये नहीं उठा पा रहा तो हम गिर जा रहे हैं। अगर आज आर्चरी, लॉन बॉल 2 खेल में हमें स्वर्ण पदक नहीं होता तो हम तालिका में बहुत नीचे होते, कहीं नहीं होता। तो लॉन बॉल ठीक है, कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, पदक कम या ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन ये उम्मीद होती है कि लॉन बॉल जा रहे हैं तो हमें इतने पदक आएंगे, कुछ स्वर्ण पदक जरूर आएंगे। आए भी 10 में से 5 तो इस बार हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम 10 जीत के आएंगे, 5 जीतते हैं, 7 भी जीत सकते हैं, 4 भी जीत सकते हैं, लेकिन स्वर्ण पदक जीतेंगे। आर्चरी में भी हम उम्मीद करके चलते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे ही है। मधुकांत जी, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, 25 पदक झारखंड लेकर के आया है, तो आप उससे संतुष्ट हैं? जैसे आपने तो कहा था कि अच्छा होगा, आपको क्या मैंने लगता है? पिछली बार भी कहा था जाने से पहले कि हम लोग 22 पदक तक जीत पाएंगे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि सरप्राइज रहा हमारे पास मॉडर्न पेंटाथलन का, और ऐसे होते रहेंगे। ये रैंडम मेडल तब तक होगा जब तक कि कोई लॉन्ग थॉट प्रोसेस नहीं होगा, और सारे गेम को एक समान देखना पड़ेगा। हाँ, इस बात से हम सहमत हैं कि थोड़ा जो मल्टी मेडल इवेंट्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कम खर्चे में ज़्यादा मेडल मिल रहा है। और जो भी मेडल जीते हैं, लाइक आर्चरी के प्राइवेट एकेडमीज़ बहुत हैं, लॉन बॉल तो एक ही सेंटर चल रहा है जो प्राइवेट है, सरकार का कोई रोल नहीं है उसमें, आर्चरी पे चल रहा है। मॉडर्न पेंटाथलन बच्चे धनबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और पदक जीत रहे हैं। आज अगर 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता है तो शायद कल उसमें 1 गोल्ड भी जीत जाए। तो ये सारे चीज़ देखना पड़ेंगे हमें, लेकिन देखिए आने वाले टाइम में शायद कुछ हो। उम्मीद करते हैं। उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है। बात सामने आई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खिलाड़ियों को उपलब्ध हो, सारे खेलों को समान नज़र से देखा जाए, जो आपने बना दिया है वो सबको उपलब्ध हो, और एक उससे भी ऊपर की बात है थॉट प्रोसेस। जब तक थॉट प्रोसेस नहीं होगा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी सोच ले तो बस सोच पे ही रह जाती है। तो आपने मधुकांत जी और आपने कृष्णा जी ने बहुत उपयोगी बातें बताई हैं, जो कि अगर जिन पर अमल किया जाए तो वाकई में झारखंड का खेल, झारखंड का ही नहीं कहीं पर भी अगर डिस्कशन होगा खेल पर तो खेल आगे बढ़ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं, सब कुछ हमारे पास है, हम ये उम्मीद करते हैं कि एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो, खासकर जो खेल की जो पॉलिसी का निर्धारण करते हैं वो इस पर ध्यान दें। और खिलाड़ी में तो प्रतिभा है, ये हम सब जानते हैं, झारखंड हमेशा से खिलाड़ियों का खान रहा है, प्रतिभा यहाँ रही है। उम्मीद करते हैं कि झारखंड का खेल सुधरेगा, अगले राष्ट्रीय खेल में 25 का जो पदक है वो और उसमें इजाफा होगा। मधुकांत जी, आप, कृष्णा जी, आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए, अपने अनुभव शेयर किए, खेल कैसे आगे बढ़े उसके बारे में बताया। आप दोनों का दूरदर्शन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।